Hello, my dear students. In this video, we will discuss the chapter number 5 of 11th class chemistry, that is state of matter. And this is lecture number 1. In this lecture, we will discuss about the gas law and ideal gas equation. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैस लॉ की कि गैस लॉ क्या होते हैं। देखिए, गैस की प्रॉपर्टी को या गैस के बिहेवियर को हम कुछ लॉस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ये जो लॉज दिए गए थे, ये जो जनरल लॉ हैं, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस थे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और ये जो लॉ हैं, दे आर नथिंग बस जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल या मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस जस्ट लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस मीन्स एन। ओके, तो इन मेजरेबल प्रॉपर्टी के बीच कुछ रिलेशनशिप बनाए गए और इन्हीं रिलेशनशिप्स को क्या नाम दिया गया? गैस लॉ नाम दिया गया। तो इस चैप्टर में हम टोटल 4 गैस लॉ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का लॉ पढ़ेंगे, जिन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, गैस के प्रेशर और गैस के वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप दिया था। आफ्टर देन वी विल डिस्कस चार्ल्स लॉ, जिन्होंने गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप दिया। फिर गै-लुसेक लॉ, जिन्होंने प्रेशर, गैस के प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बात करी। एंड फाइनली वी विल डिस्कस अवोगाड्रो लॉ, जो कि वॉल्यूम और गैस के अमाउंट के बीच रिलेशनशिप बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में गैस के प्रेशर और गैस के वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। तो बॉयल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है? बॉयल्स लॉ का क्या कहना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, द प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, किसी भी फिक्स अमाउंट की गैस का जो प्रेशर है वो वेरी करता है। कैसे? इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। ओके, तो इट मींस अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें किसको? बॉयल्स लॉ को, तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द प्रेशर ऑफ ए गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस का जो मास है वो भी फिक्स है, तो हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन। ठीक है, देन P इक्वल टू K1 मैंने यहां पर कांस्टेंट ले लिया, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, इक्वल टू का लगाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है, बेसिक मैथ है, 1/V और PV। ठीक है, V को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूं तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा प्रेशर के। PV इक्वल टू K1 दैट इज कांस्टेंट। तो इससे हम क्या समझते हैं कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट के गैस का जो प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन है, उसका प्रोडक्ट है, वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जहां पर K1 मैंने क्या ले लिया? K1 एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और किस पे डिपेंड करता है? ध्यान रखिए, अमाउंट ऑफ गैस यानी N पे, टेम्परेचर ऑफ गैस यानी T पे, और यूनिट इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस्ड। ओके, so mathematically we can represent the Boyle's law as PV equal to constant. ठीक है, so I hope आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डिफाइन Boyle's law, डेफिनेशन हमने कर ली, स्टेटमेंट बैक साइड अभी किया, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली ये भी हमने शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट, मान लीजिए हमने कोई फिक्स अमाउंट की गैस ले रखी है और उसे फिक्स टेम्परेचर पे रख दिया, उसका इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इनिशियल प्रेशर है P1। लेट्स सपोज उस गैस को हमने एक्सपेंड कराया, या एक्सपेंशन की जगह आप कंप्रेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में प्रेशर में जो चेंज आया वो P2 मान लिया हमने, यानी इनिशियल जो प्रेशर है P1 वो P2 में कन्वर्ट हो गया, वो फाइनल प्रेशर P2 है। सो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है तो फाइनल वॉल्यूम V2 मान लीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ भाई P1 V1 का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, K1 के इक्वल टू मान लीजिए, और P2 V2 का भी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? मल्टीपल क्या आएगा?
कांस्टेंट के इक्वल आएगा K1, ठीक है, K2 लिख दिया मैंने, K1 आएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, आई कैन राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इट मीन्स कि अगर आपने कोई फिक्स अमाउंट की गैस ले रखी है एक फिक्स टेम्परेचर पे और आप प्रेशर में चेंज करते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी कुछ इस तरीके से चेंज होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दोनों केसेस में कांस्टेंट ही आएगा। सो एक और एक्सप्रेशन हम बॉयल्स लॉ का लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, तो ये है वो एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ग्राफ की बात करते हैं कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, चाहे प्रेशर आप इधर ले लीजिए एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कंप्रेस कर रहे हैं किसको, गैस को। यहां पर आपने कंटेनर में क्या ले रखी है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले रखी है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। और आप गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, पिस्टन से आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है, कर्व आएगा। ओके बेटा, चलिए कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू बॉयल्स लॉ को समझते हैं। न्यूमेरिकल, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, what will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air at 1 bar pressure to 200 dm cube at 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है V1, कितना है भाई, 500 dm क्यूब, ठीक। और इनिशियल प्रेशर कितना है, जब गैस का वॉल्यूम 500 dm क्यूब है तो प्रेशर कितना है, 1 बार। अब ये कह रहे हैं कि इस गैस को कितना कंप्रेस किया जाए, यानी हमें P2 निकालना है, इस गैस को कितना कंप्रेस किया जाए जो इसका फाइनल वॉल्यूम है वो 200 dm क्यूब आ जाए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 500 से 200 हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ाया गया होगा, जो P2 का वैल्यू आएगा वो P1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और ये दोनों सिचुएशन किस पे है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एयर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, P2। सो वी नो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 is equal to P2 and what we have to find, we have to find P2। तो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 V1, V2 आ जाएगा इनके डिवीजन में, तो वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। P1 इज 1 बार, V1 is 500 dm क्यूब, P2 is 200 dm क्यूब, dm क्यूब से dm क्यूब कैंसिल, जो प्रेशर आएगा वो बार में आएगा। सो द आंसर विल बी 2.5 बार। तो आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है बढ़ गया। ओके, सो द minimum pressure required is 2.5 bar. That is the answer. Okay, next question पढ़िए। A vessel of 120 ml capacity contain a certain amount of gas. Okay, एक वेसल है कितने ml का, 120 ml का, तो इनिशियल वॉल्यूम ये रहा, कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस, और उसका प्रेशर कितना है 1.2 बार, ये P1 हो गया हमारा, इनिशियल प्रेशर हो गया। द गैस इज ट्रांसफर, अब गैस को ट्रांसफर कर दिया गया टू अनदर वेसल, दूसरे वेसल में, जिसका वॉल्यूम है 180 ml, यानी ये हमारा V2 हो गया। तो अब बताइए जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, यानी P2 फाइंड आउट करना है। और ये ध्यान रखिए वेसल 1 और वेसल 2, यानी पहले जो वेसल लिया था 120 ml, उसमें गैस 35 डिग्री सेल्सियस पे थी, अभी भी गैस 35 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इट मींस इट इज अगेन बॉयल्स लॉ क्वेश्चन। सो पहले डाटा लिख लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम V1 120 ml, प्रेशर कितना था 1.2 बार, V2 कितना है, V2 हो गया 180 ml, और P2
ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगेन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 फाइंड आउट करना है, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, वैल्यू पुट कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आप लोग इसे खुद ट्राई करना, इजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 ml of carbon dioxide were collected at 27 degree Celsius and 763 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया और ये इनिशियल प्रेशर हो गया P1। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी नया वॉल्यूम पूछ रहे हैं, V2 पूछ रहे हैं इस बार। इफ द प्रेशर इज चेंज टू 720 मिलीमीटर, ठीक है, कि अगर प्रेशर को चेंज कर दिया जाए 721, यानी प्रेशर कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम इस बार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनवर्सली रिलेट करता है ना। सो V1 इक्वल टू 103 ml, V2 इज इक्वल टू, you have to calculate this, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर। P1 is 763 mmHg, P2 721 mmHg। तो अगेन बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दिस टाइम व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड V2, तो ये हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय P2, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो ml में ही आएगा। तो चलो ट्राई ही करते हैं। P1 इज 763, V1 is 103 and P2 is 721, कैलकुलेट करोगे तो 109 ml will be the answer। ओके बेटा, तो चलिए अब बात करते हैं बॉयल्स लॉ के ग्राफ की। बॉयल्स लॉ का ग्राफ, बॉयल्स लॉ ग्राफ, तो ये बात ध्यान रखिए, बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाता है। डेट्स वाई बॉयल्स लॉ के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, कोई भी प्लॉट जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया जाए उसे हम आइसोथर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर दो ग्राफ है, मैं दो ग्राफ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला ग्राफ देखिए, ये है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, जो कि कैसा जा रहा है, कर्व जा रही है। ये लाइन कैसे जा रही है, कर्व जा रही है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे ये कर्व अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे ये ब्लू लाइन वाला देखिए, ये T1 पे प्लॉट किया गया है। तो अगर T1 टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रखा जाता है, तो with decrease in volume you can see the pressure is increasing। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्राफ चला जा रहा है। और अगर हम ग्राफ प्रेशर और 1/V यानी इनवर्स ऑफ V में प्लॉट करते हैं, प्रेशर वर्सेस 1/V प्लॉट कर रहे हैं, तो ये कैसा जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे आप अलग अलग स्लोप पाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग बॉयल्स लॉ शो दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस। तो हमसे ये कह रहे हैं कि बॉयल्स लॉ का यूज करते हुए ये बताइए कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब कांस्टेंट टेम्परेचर रख दिया जाए, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर है उस गैस की डेंसिटी के इक्वल है। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और गैस का मास भी फिक्स कर रहे हैं, तो एन भी फिक्स ले लीजिए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। पहले लिखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। सो P विल बी इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K1 1/V, okay, since density of a gas is equal to mass divided by volume, or I can write
वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, यानी ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी वॉल्यूम की जो वैल्यू है m/d वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, फर्स्ट वाले में। सो पुटिंग v इक्वल टू m/d in equation 1, we get p equal to k1। 1 v की जगह क्या आ जाएगा बेटा, m/d। आफ्टर देन d विल बी इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और m आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, so as mass is fixed, that is constant, and k1 is also constant, तो k1 भी constant हो गया, और मास भी फिक्स है यानी वो भी constant है। तो बचा क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में, d बचा है। सो आई कैन राइट p इक्वल टू k डैश 1 मल्टीप्लाई बाई d, वेयर k डैश क्या एक नया कांस्टेंट है जो कि किसके इक्वल है, k1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस यानी m। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दीजिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, डेंसिटी के। तो इसका क्या मतलब है कि जो हम प्रेशर बढ़ाते हैं, किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, ये मीनिंग हुआ है। ओके बेटा, तो अब सिग्निफिकेंस देखिए, बॉयल्स लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हमने क्या प्रूफ करा, बॉयल्स लॉ के यूज करते हुए, बॉयल्स लॉ का यूज करते हुए हमने प्रूफ करा कि जो प्रेशर है वो डेंसिटी के डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन जब आप एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे यानी माउंटेन्स वगैरह पे क्लाइम करते हैं, तो ये ध्यान रखना माउंटेन्स पे प्रेशर कम होता है, किसके कंपैरिजन में, प्लेन एरिया के कंपैरिजन में। प्लेन एरिया में प्रेशर ज्यादा होता है और माउंटेन्स पे यानी हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वहां की एयर की डेंसिटी क्या है, लेस है, हवा जो है वो लेस डेंस होती है, तो इसलिए ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन भी कम अवेलेबल है। तो कभी कभी माउंटेनियर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उन्हें बेचैनी महसूस होती है, अनईजी फील होता है, हेडेक होने लगता है। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से जानते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। और यही वजह है कि माउंटेनियर्स को सेफ्टी के तौर पे क्या कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है अपने साथ। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स कम द सेकंड गैस लॉ विच इज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, देखिए स्टेटमेंट क्या है चार्ल्स लॉ की, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, तो किसी फिक्स मास वाली गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को जब हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, यानी सिंपली टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट्स। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हम इसे कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, कब, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, एट कांस्टेंट प्रेशर, और अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स है, तो यानी n को भी हमने कांस्टेंट रखा है। इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब इक्वल टू का साइन आया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या k2 ले लीजिए,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी, और वी कैन राइट इट एज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू K2 which is constant, ओके। देखिए K2 जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो एक्सप्रेशन में V बाय टी इक्वल टू K2 है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर और V की यूनिट यानी वॉल्यूम की यूनिट में, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट तो यहाँ फिक्स है, टेम्परेचर किस में लेंगे हम, केल्विन यूनिट में लेंगे, ठीक है, केल्विन यूनिट, केल्विन स्केल वी आर यूजिंग फॉर द टेम्परेचर, तो K2 इस पे डिपेंड करेगा। So I hope you can do this question also. Define Charles law, how it is represented mathematically. तो देखिए बेटा, अगर आप किसी फिक्स अमाउंट की गैस को लेते हैं और उसे फिक्स टेम्परेचर पे रख रहे हैं यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, तो मान लीजिए उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर इनिशियल T1 है, तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो T2 में, तो ऑब्वियसली बात है उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम V2 मान लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 डिवाइडेड बाय T1 ये कांस्टेंट के इक्वल था, K2 लिया था, तो V2 डिवाइडेड बाय T2 ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आप प्रेशर और अमाउंट गैस का चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, व्हाट वी विल गेट, we will get V1 by T1 equal to V2 by T2, यानी this expression we will get। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, चार्ल्स लॉ के लिए, ओके। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं एक दो चार्ल्स लॉ के। 20 ml ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा बेटा, चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल कराने से पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसे केल्विन में जरूर कन्वर्ट करना है आपको, ओके। So 20 ml of hydrogen gas measured at 15 degree Celsius are heated to 35 degree Celsius, यानी 20 ml की हाइड्रोजन गैस थी, 15 डिग्री सेल्सियस से उसे हीट कर दिया गया 35 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया गया, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम एट सेम प्रेशर, तो वही न्यू वॉल्यूम आपसे क्वेश्चन में पूछा है, प्रेशर को सेव रखा गया है, ठीक है। तो V1 हो गया हमारा 20 ml, V2 ये कैलकुलेट करना है, T1 कितना था 15 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे कैसे, 273 ऐड कर देंगे, ठीक है, 273 ऐड कर दो इसमें, तो 288 केल्विन आ गया। T2 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना है, 308 केल्विन आ जाएगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, क्या एक्सप्रेशन था, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2, तो क्या निकालना है, हमें V2 निकालना है। सो V2 विल बी इक्वल टू V1 बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2, पुट कर दीजिए वैल्यू, V1 इज 20, T1 इज 288 and T2 is 308, you will get the answer, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ गया है, 20 से कितना हो गया, 21.38 ml हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ, और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का वॉल्यूम V है, मान लीजिए, तो किस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम डबल हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो यानी V1 हम मान लेते हैं, लेट V1 इज इक्वल टू x ml मान लेते हैं, ठीक है। तो T1 क्या है बेटा, T1 है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन। V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा 2x,
और 2x ml और T2 ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो कब डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगेन, V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2. What we have to find? We have to find T2. So T2 will be V2 multiplied by T1 by V1. V2 is 2x, T1 is 273, V1 is x, x cancel, तो 546 केल्विन आया भाई। 273 की मल्टीप्लाई 2 से करी 546 केल्विन आया, बट हमें आंसर डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो इसमें से 273 माइनस कर दो तो 273 डिग्री सेल्सियस ही बचेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहे हैं। ठीक है, तभी क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, तभी आप कर पाओगे इसे। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, फॉरगेट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर मतलब कुछ केमिकल उसे ऐड करना था किसी वेसल में और वो भूल गया ऐड करना। ए स्टूडेंट फॉरगेट टू ऐड रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में रिएक्शन मिक्सचर को ऐड करना भूल गया, कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। बट इंस्टेड, पर उसकी जगह उसने क्या करा, फ्लास्क को फ्लेम पे रख दिया। एंड आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बाद ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का आभास हुआ। एंड यूजिंग ए पायरोमीटर, और पायरोमीटर का यूज करते हुए उसने फ्लास्क का जो टेम्परेचर मेजर किया वो कितना किया, 477 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था बेटा, कुछ इस तरीके का होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, ऐसे नेक होती है लंबी सी और नीचे से पूरा उसका जो पोर्शन होता है नीचे से पूरा सर्कुलर होता है। ठीक है, ये होता है राउंड बॉटम फ्लास्क। तो मैं मान लेता हूं कि ये कितने एमएल का था, ये अगेन x ml का फ्लास्क था। ठीक है, तो जब उस स्टूडेंट ने इसको रखा फ्लेम पे तो इसका टेम्परेचर T1 वो कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था। ओके, लेकिन जब तक उसे पता चलता कि मैंने खाली फ्लास्क रख रखा है, टेम्परेचर यानी T2 कितना हो चुका था, 477 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ गया तो इस गैस में जो भी एयर थी उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया होगा। x ml की एयर इसमें आ सकती है ना, लेकिन अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, तो मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो गया कि एट 477 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ एयर becomes YmL। ठीक है, मान लीजिए बस ऐसी YmL, तो Y में से x ml एयर तो इसके अंदर ही रह जाएगी क्योंकि इसका वॉल्यूम खुद का x है। तो जो बची हुई एयर है यानी एक्सपेल्ड एयर जो बाहर को चली गई, बाहर को जो निकल गई, वो आप कैसे पता करेंगे, y माइनस एक्स ml एयर विल एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, ये सिंपली आप ऐसे समझिए कि ये जो फ्लास्क है वो 1 लीटर का है। लेट सपोज टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो 2.5 लीटर हो गया। तो 2.5 लीटर में से 1 लीटर तो इसके अंदर रह गया। ठीक है, फ्लास्क के अंदर रह गया, तो 1.5 लीटर जो है एयर वो बाहर चली गई। ठीक है, एटमोस्फेयर में चली गई, एक्सपेल हो गई। तो वो एक्सपेल एयर का क्या पूछ रहे हैं हमसे, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा है कि कितना फ्रैक्शन एक्सपेल हो गई भाई एयर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक तो हमने समझ लिया कि करना क्या था, अभी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। तो हमने मान लिया लेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क be x ml।
ठीक है, x ml मान लिया, तो इनिशियल वॉल्यूम हो गया x ml। ओके, इनिशियल टेम्परेचर कितना था जब उसने फ्लास्क रखा था 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन। केल्विन में लेकर के करना है इस क्वेश्चन को। नया वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे, यानी V2 हमें फाइंड करना है। T2 क्या दे रखा है 477 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में हो जाएगा 750। ओके, तो पहले V2 फाइंड करते हैं। सो अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। तो V2 आप कैसे निकालेंगे, V1 by T1 मल्टीप्लाई बाय T2। पुट कर दीजिए वैल्यू, V1 है X, T1 इज 300, T2 इज 750, तो 2.5 X आया ml, जो V2 आया वो इतना है। ओके, नाउ एक्सपेल्ड एयर वॉल्यूम, जो एयर बाहर चली गई, फ्लास्क में से निकल के चली गई, उसका वॉल्यूम कितना होगा, फिर टोटल वॉल्यूम इतना हो गया था 2.5x, लेकिन 2.5x में से x मिलीलीटर वो तो फ्लास्क में ही रह गई, तो एक्सपेल कितना पोर्शन हुआ 1.5 ml हुआ। ठीक है, 1.5 ml हुआ। सो द फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेल्ड एयर, फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेल्ड एयर कैसे निकालेंगे आप, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया था 2.5x, सॉरी यहाँ पर बेटा x आएगा 1.5x, और कितना एयर एक्सपेल हो गया 1.5x, तो फ्रैक्शन विल बी 3/5, x कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन विल बी 3/5। ठीक है, ये 26 जनवरी की प्रिपरेशन चल रही है, बैकग्राउंड में आपको अगर कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है ठीक है, चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं, चार्ल्स लॉ के ग्राफ की। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। ठीक है, टेम्परेचर के बीच। क्योंकि ये ग्राफ जो है ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉट किया गया है, इसलिए इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार। ओके, तो इस ग्राफ का अपना खुद का एक इंपोर्टेंस है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग स्लोप आ रहे हैं ना, P1, P2, P3, P4, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग स्लोप आ रहे हैं, लेकिन जब आप इन सभी को मिला रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहे हैं इन लाइन को, तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे आकर के मिल रही है, और ये जो पॉइंट है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है, आप देख रहे हैं कि यहां पर वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम सभी गैसेस का 0 हो गया। भाई 0 वॉल्यूम किसका होता है, भाई किसी का भी नहीं। 0 वॉल्यूम का मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो गैस डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि गैस इससे पहले ही लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती है, गैस रहती ही नहीं है यहाँ पर, इतने टेम्परेचर पे पहुंचे नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम 0 हो गया, यानी गैस है ही नहीं, तो जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हाइपोथेटिकल, वो क्या है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ओके नहीं है बेटा, ये 0 है। ठीक है, दिस इज 0 केल्विन। तो इसी टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द लोवेस्ट पॉसिबल thermodynamic temperature is 0 Kelvin or -273 डिग्री सेल्सियस, which is known as absolute zero. Absolute zero बोला जाता है इसको। So क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। In terms of Charles law, explain why -273 डिग्री सेल्सियस is lowest temperature. ठीक है, so answer is
द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, द स्लोप ऑफ लाइन एट डिफरेंट प्रेशर आर डिफरेंट। जो स्लोप है अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग आएगा स्लोप, लेकिन जीरो वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कब जीरो होगा, यहां पर इस पॉइंट पे वॉल्यूम जीरो है। ऑल द लाइन मीट एट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.15। मैंने आपको -273 बताया, एक ही बात है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस टेम्परेचर यानी -273 डिग्री सेल्सियस विल बी जीरो एंड गैस विल नॉट एग्जिस्ट। गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसलिए जो -273 डिग्री सेल्सियस है वो लोवेस्ट टेम्परेचर है पॉसिबल हाइपोथेटिकली, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो इसी में एब्सोल्यूट जीरो की भी डेफिनेशन है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो का, द लोवेस्ट इमेजिनरी टेम्परेचर, इमेजिनरी है ना भाई ये, द लोवेस्ट इमेजिनरी टेम्परेचर at which volume of gas is assumed to be zero is called absolute zero। ओके, सो लास्ट सिग्निफिकेंस देखिए फटाफट। तो हमने ये देखा कि भाई जब हम एयर को हीट कर रहे हैं यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। एयर जो है लेस डेंस होता है, तो एयर जिसकी डेंसिटी कम हो वो क्या होती है, लाइटर। ठीक है, हल्की होती है। सो इसका यूज किया जाता है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। जब हम किसी हॉट एयर बैलून को ऊपर भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, हम हीटिंग करते हैं। बैलून के अंदर जो एयर है उसकी हम हीटिंग करते हैं। आपने हॉट एयर बैलून देखा होगा कभी, इस तरीके का होता है, यहाँ पर एक फ्लेम जल रही होती है, ठीक है, और इसके साथ ये बास्केट लगाई जाती है जिसमें लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पर जो एयर है, बैलून के अंदर जो एयर है वो हीटिंग की वजह से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एयर एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो गैस क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। किसके कंपेरिजन में, एटमॉस्फेरिक एयर के कंपेरिजन में। तो लाइटर एयर ऊपर चली जाएगी, तो इसी वजह से हॉट एयर बैलून जो है वो भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो उस हॉट एयर बैलून का कभी कभी हम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज Gay-Lussac law, which is actually relationship between pressure of gas and temperature of gas। तो देखिए Gay-Lussac law क्या कहता है, ये कहता है कि भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा आपने, ठीक है, तो किसी भी फिक्स अमाउंट की गैस का जो प्रेशर है वो वेरी करता है डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो इसे भी हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट, क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अमाउंट भी फिक्स है ना, तो अमाउंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो वी कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू, कांस्टेंट ले लीजिए, यहाँ K3 कांस्टेंट ले लेते हैं, चलिए K3 मल्टीप्लाई बाय T, और वी कैन राइट इट as P by T equal to K3 which is constant। ठीक है, is constant। और K3 किस पे डिपेंड करता है, K3 डिपेंड करता है बेटा अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर की यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि हमने
वॉल्यूम फिक्स कर रखा है और फिक्स अमाउंट की गैस ले रखी है, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट है। और इनिशियल प्रेशर जो है गैस का वो P1 है, और टेम्परेचर इनिशियल जो है वो T1 है। अब हमने टेम्परेचर में चेंज कर दिया, लेट्स सपोज टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, तो प्रेशर में भी चेंज आया, प्रेशर फाइनल प्रेशर हम P2 मान लेते हैं, तो प्रेशर में जो चेंज आया वो P1 से P2। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गॉस-लुसैक लॉ P1 by T1 is equal to constant and P2 by T2 will also equal to the constant, so दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, P1 by T1 equal to P2 by T2। तो भी ये भी गॉस-लुसैक लॉ का क्या हो गया, एक नया एक्सप्रेशन हो गया, P1 by T1 equal to P2 by T2। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। A 10 liter container is filled with a gas to a pressure of 2 atm। ठीक है, एक कंटेनर है 10 लीटर का और उसे गैस से फिल किया गया है, कब तक, जब तक प्रेशर कितना हो जाए 2 atm, और टेम्परेचर क्या है इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। नाउ एट व्हाट टेम्परेचर विल द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर बी 2.5 atm, कि किस टेम्परेचर पे उसी कंटेनर का प्रेशर 2.5 atm हो जाए, ये बताना है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस-लुसैक लॉ P1 by T1 is equal to P2 by T2। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर बेटा, T2 बताना है। ओके, तो T2 will be equal to P2 multiply by T1 by P1। P2 is 2.5, T1 is 273 and P1 is 2। so इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2.5 multiply by 273 divided by 2, यह रहेगा 34.1.25 केल्विन। ठीक है, जिसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग इट 273, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा 68.25 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे जाकर के प्रेशर जो है 2 से 2.5 हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। ओके, कि गॉस-लुसैक लॉ जो है वो प्रेशर टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर ग्राफ हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच प्लॉट कर रहे हैं। तो अलग अलग वॉल्यूम पे, अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी स्लोप अलग अलग आएंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो इसके ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोकोर, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो सिग्निफिकेंस देखिए, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ज्यादातर समर में बाइक या साइकिल में टायर में हवा थोड़ी कम ही भरने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में देखिए, सुबह मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आफ्टरनून में बहुत गर्म हो जाता है, 45-46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो साइकिल के टायर में जो हवा है उसका वॉल्यूम क्या, सॉरी उसका जो प्रेशर है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमने पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर की हवा भर रखी है टायर के अंदर, तो टायर फट सकता है, बर्स्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा कम हवा भरने की सजेशन दिया जाता है। ओके, ताकि अगर टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़े तो वो एडजस्ट हो जाए, टायर के अंदर ही एडजस्ट हो जाए, टायर बर्स्ट ना हो। ओके, so that is the significance of गॉस-लुसैक law। Now the last law, Avogadro law। Avogadro law ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। Avogadro law क्या कहता है बेटा, कि अगर हम फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं अलग अलग गैसेस का, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, इक्वल पार्टिकल्स। ठीक है, या मॉलिक्यूल।
फॉर एग्जाम्पल हमने दो गैस ली, गैस ए एंड बी, ठीक है, और इसे फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे ले लिया और दोनों का हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है। लेट सपोज एक्स एक्स हमने इक्वल वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम। XML ए का लिया है, XML बी का लिया है, तो पार्टिकल भी इनके इक्वल होंगे। अगर ए का पार्टिकल n है तो इसके पार्टिकल भी n ही होंगे, ठीक है। ये है अवोगाड्रो लॉ। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अवोगाड्रो लॉ को, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, ठीक। सो वी कैन राइट V इक्वल टू कॉन्स्टेंट K4 ले लीजिए मल्टीप्लाई बाय एन, V डिवाइडेड बाय N इक्वल टू K4 यानी कि कांस्टेंट। सो बाकी लॉ की तरह भी हम यहाँ पर इसका नया एक्सप्रेशन बना सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2 डायरेक्टली, ठीक है। कि किसी भी गैस के लिए फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 से N2 चेंज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी V1 से V2 में चेंज हो जाएगा और नया एक्सप्रेशन V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2 हम डिराइव कर सकते हैं। बात करें ग्राफ की तो इसका ग्राफ वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स के बीच प्लॉट करेंगे। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा, ओके। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट यूजिंग अवोगाड्रो लॉ का यूज करते हुए ये बताइए कि जो डेंसिटी है किसी भी गैस की, जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, ये शो करता है, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ, volume is directly proportional to amount of gas at constant pressure and temperature, okay. Now V is equal to K4 multiplied by N, where K4 क्या है बेटा, K4 is proportionality constant, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू K4, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो मोलर मास को ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, इधर आ जाएगा, और वॉल्यूम को ले आइए राइट हैंड साइड, तो ये मास के डिवीजन में आ जाएगा, ओके। क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मोलर मास विल बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ये W बाई V क्या बन गया, डेंसिटी बन गया। सो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी वी कैन से। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस A, गैस B, ठीक है, और गैस A का जो मोलर मास है वो गैस B से ज्यादा है, तो गैस तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस A की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी गैस B की डेंसिटी से। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया जिसका मोलर मास है 17 म्यू, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इसका मोलर मास है 32 म्यू। तो अगर किसी पर्टिकुलर
प्रेशर टेम्परेचर पर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन गैस इज मोर डेंसर देन अमोनिया गैस। ओके, इस डेरिवेशन से हम ये समझते हैं। तो हमने यहाँ पर चारों लॉ की बात कर ली बेटा। चारों लॉ की कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, अवोगाद्रो लॉ। ओके, अब हम बात करते हैं आइडियल गैस की। एक यहाँ से नया टॉपिक आ जाता है, आइडियल गैस। आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात करते हैं। सो आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस जो तीनों लॉ को फॉलो करे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ऐसी गैस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस बोलते हैं। लेकिन गैस इन तीनों लॉ को तभी फॉलो करेगी जब टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर क्या हो? लो हो। क्योंकि इन दो कंडीशन पे हम ये एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट the interaction between gaseous particle is negligible. The interaction between gaseous particle is negligible. ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, तभी कोई गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ को फॉलो करेगी। ठीक है, और ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कह रहे हैं। हालांकि होता क्या है, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। इट इज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्यों क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि गैसेस के बीच कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होता है, और आइडियल गैस के केस में हम ये मान के चलते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो चलिए आइडियल गैस के लिए हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। एक ही बात है, चाहे प्रेशर को वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो या वॉल्यूम को प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो। इक्वेशन 1 मान लिया इसको। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और फिर बात आती है अवोगाद्रो लॉ की। अवोगाद्रो लॉ, जिन्होंने क्या बोला कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स ऑफ गैस के या अमाउंट ऑफ गैस के। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 मान लिया। तो देखिए बेटा, इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों गैस को मैं कंबाइन, तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर रहा हूं। सो वॉल्यूम इज, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो ये आया। नेक्स्ट लाइन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर ले लेता हूं, आर। ठीक है, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी, और पी को मैं वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लीकेशन मिल जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं इक्वेशन के, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। ये जो इक्वेशन आई है इसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करे वो आइडियल गैस कहलाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर P is pressure, V is volume, N is amount of gas, R को क्या माना था हमने? कांस्टेंट। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है बेटा? यहाँ पर टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर। तो ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू एनआरटी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा।
ये जो इक्वेशन है ये काफी यूजफुल इक्वेशन है। ओके, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन, इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और आर यहाँ पर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की यूनिट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आर जो कांस्टेंट है उसकी 3 वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, इसकी वैल्यू 3 होती है। एक है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू है इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, यानी जब प्रेशर को पास्कल में मेजर किया जा रहा है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, टेम्परेचर को केल्विन में, और अमाउंट ऑफ गैस को मोल में रिप्रेजेंट किया। फिर एक इसकी वैल्यू होती है 0.083। ठीक है, इस सेकेंड वाली, जब वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर बार में है, टेम्परेचर केल्विन में, और अमाउंट ऑफ गैस। और एक यूनिट और होती है 0.082, जब वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया है, एटीएम यूनिट में लिया गया है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, एटीएम यूनिट में लिया गया है, टेम्परेचर केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। ठीक है, तो ये यूनिट है। अच्छा, ये यूनिट आई कैसे है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सो आर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, पीवी डिवाइडेड बाय एनटी। तो आप देख रहे हैं कि भाई ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो मान लीजिए प्रेशर बार में ले रहे हैं तो बार, वॉल्यूम लीटर में लिया तो लीटर बार आ जाएगा। डिवीजन में एन और टी है, तो इसलिए इनकी पावर में इनवर्स लग जाएगा, पर केल्विन पर मोल बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आया है। ओके, तो आर की ये तीनों वैल्यू ध्यान रखिए और इनकी यूनिट्स भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट, ये जो 4 वेरिएबल्स हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, इससे हम किसी भी गैस का स्टेट पता कर सकते हैं कि जो गैस है वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगी या लिक्विड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, या सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी, वो हम इन वेरिएबल्स की हेल्प से बता सकते हैं। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, किसको, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन तो है, और इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि फिक्स अमाउंट की कोई गैस है, ठीक है, उसका हम टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर वेरी कर रहे हैं। ओके, तो इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P2, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल प्रेशर T2, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू PV इक्वल टू nRT, N और R को तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, T इधर ले आइए, कांस्टेंट रख रहे हैं, तो PV बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं यहां पर P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ठीक है, तो यहां पर हमें एक और इक्वेशन मिल गई जिसे बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ सभी गैसेस लॉ को कंबाइंड कर दिया। ये जो इक्वेशन है ये हमें सभी गैसेस लॉ को कंबाइंड करने से मिला। हम पहले अलग अलग पढ़ रहे थे, जैसे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे थे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2। ओके, और गेल-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2। तो हमने यहाँ पर सभी लॉ को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई इसे बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉ या कंबाइंड गैस इक्वेशन। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के। सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 8.8 ग्राम मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स में निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास 44, तो 0.2 मोल आ जाएगा। एट 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, 31.1 डिग्री सेल्सियस
जैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 273, इसमें ऐड कर देंगे बेटा तो इट विल कम 304.1 केल्विन और R की वैल्यू हमें गिवन है 0.083 विद यूनिट लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रेशर भी है P इक्वल टू 1 बार भी दे रखा है। तो R की यूनिट देखिए बेटा, बार प्रेशर बार में है, लीटर वॉल्यूम जो हम निकालेंगे वो इसका मतलब किस में आएगा, किस यूनिट में, लीटर में। ठीक है, केल्विन इनवर्स यानी केल्विन दे रखा है टेम्परेचर और मोल इनवर्स मोल है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो वॉल्यूम निकालना है वो किस में निकालना है, वो किस यूनिट में आएगा, वो लीटर में आएगा। ठीक है, सो using ideal gas equation P equal to nRT, we have to find volume nRT divided by P, वैल्यू पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल 0.2, R की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 304.1 एंड द प्रेशर इज 1 बार। सोल्व करेंगे तो 5.048 लीटर, नियर बाय 5.05 लीटर विल बी द आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, using equation of state that is PV equal to nRT, show that at a given temperature कि किसी दिए गए टेम्परेचर पे जो डेंसिटी है किसी भी गैस की वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हमें बताना है या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बताना है, इन दोनों में से कोई एक ही बात है ये वैसे। ठीक है, हालांकि हमने ये बॉयल्स लॉ से भी प्रूफ कर रखा है, बट हमें इस बार किससे प्रूफ करना है, ये किस इक्वेशन का यूज करते हुए, PV इक्वल टू nRT का, सिंस PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू n क्या है, नंबर ऑफ मोल, जिसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, RT, तो यहाँ साइड में बता दीजिए, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। V को ले जाइए राइट हैंड साइड, WRT V और M। ठीक है, तो ये जो W बाई V है ये डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा, P इक्वल टू D RT बाय M, आप अलग लिख दीजिए, यह बता दीजिए, सिंस D इक्वल टू W बाय V। ओके, तो देखिए R तो कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। M is also fixed, M is also fixed for any gas। M क्या है, मोलर मास, तो किसी भी गैस का मोलर मास क्या होता है, फिक्स होता है। So if we kept temperature constant, अगर हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं तो RT बाय M विल इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, और इसको मान लेते हैं K। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है P इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय D हो जाएगी। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हम लिख सकते हैं। ओके, सो हमारे पास प्रेशर और डेंसिटी के बीच रिलेशनशिप क्या है, P इक्वल टू D RT बाय M, और आई कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया इक्वेशन ऑफ स्टेट से कि जो प्रेशर है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि किसी भी गैस का अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, तो चलिए ये डेंसिटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम। डेंसिटी वाला ये इक्वेशन आप ध्यान रखिए, D इक्वल टू PM बाय RT। ठीक है, यहां लिख देता हूं D इक्वल टू PM बाय RT, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे स्क्रीन पे दिखने वाले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सो डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी दिस 5.46 ग्राम पर DM क्यूब एट
टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 बार प्रेशर। ठीक है, सो व्हाट वी हैव गिवन, we have given D1 is equal to 5.46 gram per dm cube, टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, ध्यान रखिए तो 300 केल्विन हो जाएगा। P1 प्रेशर कितना दे रखा है 2 बार। ठीक है, ओके, सो D1 इज इक्वल टू P1, मोलर मास तो गैस का फिक्स ही है, M, R भी फिक्स है, टेम्परेचर T1 ले लिया, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एसटीपी, तो एसटीपी पे इसकी डेंसिटी क्या होगी, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो ऐसे में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और प्रेशर हम लेते हैं 1.01 बार, 1 एटीएम लेते हैं, लेकिन यहां पर बार यूनिट दे रखी है तो मैंने बार में लिया 1.01 बार। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ गैस बी D2 मान लेते हैं, D2, तो D2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, D2, प्रेशर चेंज हो गया, P2 ले लीजिए, मोलर मास तो वही रहेगा, R भी वही रहेगा, कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो गया T2, इस इक्वेशन को 2 मान लो, सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये आगे बेटा D2 इक्वल टू P2M डिवाइडेड बाय RT2 P1M डिवाइडेड बाय RT1, ये चीज आई, तो यहां से कई चीजें कैंसिल हो जाएगी, जैसे मोलर मास और गैस कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया, सो D2 बाय D1 विल बी इक्वल टू P2 बाय T2 मल्टीप्लाई बाय T1 बाय P1, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, D2 ये हमें कैलकुलेट करना है, D1 कितना था भाई 5.46, P2 STP वाला प्रेशर है तो इसे पुट कर दीजिए 1.01, एंड T2 STP पे जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, वो पुट कर दीजिए, T1 हमें गिवन है 300 केल्विन, और P1 यानी 2 बार। ओके, तो इस तरीके से जब आप D2 निकालेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, आंसर विल बी 3, और यूनिट क्या हो जाएगी जो इस डेंसिटी की थी यानी ग्राम पर डीएम क्यूब, दैट विल बी द आंसर। ओके।